अब अगर इस्लामाबाद में ज़्यादा मुस्लिम है, रावलपिंडी में भी ज़्यादा मुस्लिम है और राजस्थान में ज़्यादा नॉन मुस्लिम है। तो जो ज़्यादा मुस्लिम्स वाले मेजॉरिटी वाले इलाके होंगे वो दिए जाएंगे पाकिस्तान को, और जो ज़्यादा हिंदुइज़्म की तरफ होंगे, जो नॉन मुस्लिम्स वाले होंगे, वो किसको दिए जाएंगे? वो इंडिया को दिए जाएंगे। अब इसमें एक इलाका ऐसा था जो था कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about ASF Test Preparation 2025-2026 part number 2. इससे पहले हम ASF टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड पार्ट नंबर फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। इन पार्ट नंबर 2 को देखने आप आ जाइएगा। अब आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज इन विच सिटी बादशाही मॉस्क इज लोकेटेड। यहाँ पर हमसे बादशाही मॉस्क के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम बादशाही मॉस्क के लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड है लाहौर में। अब लाहौर में इस मॉस्क का दूसरा नाम एम्परर मॉस्क भी कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस कर ले, बेसिकली बादशाही मॉस्क इसको कहते हैं उर्दू में। और अगर हम एम्परर मॉस्क की बात करें तो ये फिर इंग्लिश नेम इसका हो जाता है। बादशाही मॉस्क की अगर हम लार्जनेस की बात करें तो लाहौर में 3rd नंबर पर है। और बादशाही मॉस्क को बनाया था एम्परर औरंगजेब ने कब? 1671। क्वेश्चन नंबर 2 इज द नेम ऑफ थर्ड कलमा इज। अब यहाँ पर हमसे कलमा के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले अपने इस्लाम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर ले। हदीस में आता है कि एक इंसान के पास इतना इल्म होना चाहिए कि अपने उससे 24 आवर्स की ज़िंदगी गुजार सके। मेरा उठना कैसा होगा, मेरा बैठना कैसा होगा, मेरा लेटना कैसा होगा। अब अगर हम कलमात की बात करें तो टोटल कितने कलमे हैं? 6 कलमे। अगर हम पहले कलमे की बात करें, उसका नाम होता है कलमा तैयबा। अगर हम दूसरे कलमे की बात करें तो उसका मतलब होता है जो दूसरा कलमे का नाम है कलमे शहादत। यहाँ पर जिस तरह पूछा गया है 3rd कलमे के बारे में, तो 3rd कलमे का जो नाम है वो है कलमे तमजीद। अगर हम 4th कलमे की बात करें तो 4th कलमे को हम कलमे तौहीद, 5th कलमे को हम कलमे इस्तिग़फ़ार और 6th कलमे को हम कलमे रद्द कुफ्र कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 इज ही स्ट्रगल्ड एंड गेन्ड द विक्ट्री ब्लैंक हिज एनिमीज। अब यहाँ पर हमने चूज करना है प्रीपोजिशन को। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ओवर। विक्ट्री ओवर का मतलब होता है उसने फतह हासिल की। अब यहाँ पर आपने विक्ट्री विद, विक्ट्री एट, विक्ट्री बिटवीन ये आपने नहीं करना। जब भी विक्ट्री आएगा उसके बाद अपने डायरेक्टली नजर में बिठा लेना है कि यहाँ पर मैं ओवर का इस्तेमाल करूंगी या फिर करूंगा। नंबर 4 इज की सिनोनिम। अब यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिनोनिम समझाए थे। सिनोनिम हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी मीनिंग सेम हो या फिर आप कह सकते हो मुतरादिफ हो। यानी अगर इसको हम प्रोनाउंसिएट करें तो हमारे पास साउंड डिफरेंट आता है, लेकिन जब हम उसकी मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग सेम होती है, सिमिलर होती है। अब यहाँ पर अगर हम की बात करें, देखिए यहाँ पर सिनोनिम किसका पूछा जा रहा है? की के बारे में पूछा जा रहा है। की यहाँ पर से रिलेटेड है सोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, की का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। हम कहते हैं ना प्लानर के पास इसका की होगा। सो की का मतलब क्या होता है? की का मतलब होता है सोल्यूशन। स्किल नंबर 5 इज स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेसेस। सबसे पहले आपको देखिए, अगर हम स्टडी ऑफ लाइफ की बात करें तो कहते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। अब अगर हम आउटर स्पेस में, स्पेस हमारे पास वो जगह होती है जहां पर गैसेस नहीं होती। सो एटमॉस्फेयर और गैस में मेन फर्क क्या होता है? स्पेस में गैसेस नहीं होती और एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। अगर हम स्टडी ऑफ लाइफ की बात करें आउटर स्पेस में तो इसको हम एस्ट्रोबायोलॉजी या फिर एक्सोबायोलॉजी का नाम देते हैं। नंबर 6 इज द आइडिया ऑफ सिविल डिफेंस ओरिजिनेट फ्रॉम। सो अगर आपने देखा हो तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था लेकिन उससे पहले सिविल डिफेंस का, जो सिविल डिफेंस होता है, इसका कोई नाम और निशान ही नहीं था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 आया इसके बाद सिविल डिफेंस स्टार्ट हो गया, हर मुल्क अपना फौज बनाने लग गई। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये स्टार्ट कब की गई थी? सितंबर 1 1939 में वॉर स्टार्ट की गई है और सितंबर 2 1945 तक, 6 ईयर्स तक वर्ल्ड वॉर जो है वो कंटिन्यू रही थी। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो जुलाई 28 1914 को स्टार्ट हुई थी और ये नवंबर 11 1918 को जो है ख़त्म
की गई। एमसीक्यू में से is if 15 men can manufacture 27 baskets in an hour, how many baskets would 45 men manufacture in 40 minutes? मैं आपको एमसीक्यू समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपने यहाँ से समझकर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आसान अल्फाजों में समझाना है। यहाँ पर आप आदमियों की तादाद को देखें, 15 मैन है, 15 आदमी है जो 27 बास्केट्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। मैन कितने हैं? मैन है 15, उसने बास्केट्स कितने बनाए हैं? 27, और टाइम कितना है? 1 घंटा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मैन कितने? मैन है 45, ठीक है, मैन 45 हो गए। इसके अलावा टाइम हमें दिया गया है 40 मिनट्स का। यहाँ पर हमने बास्केट्स की तादाद को फाइंड आउट करना है। तो ये जो वैल्यू है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देनी है। इसकी नंबर इज द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन द ईयर। तो देखिए, हमने पहले देखा होगा, अगर इस्लामिक टच दे कैलेंडर को, मौलवियों से पूछे तो कहेंगे कैलेंडर पहले नहीं था। तो कैलेंडर जो ये आया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम के ऊपर। हमने 4 कैलिफ्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले अबू बकर थे, देन उमर थे, देन उस्मान थे, देन लास्ट जो कैलिफ थे वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो जो इस्लामिक कैलेंडर है ये आया था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पर, और ये स्टार्ट कब किया गया था? 622 सी में। इससे पहले कैलेंडर नहीं था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम हिजरी कैलेंडर की बात करें, आपने देखा होगा हमने प्रीवियस वीडियो में एक एमसीक्यू डिस्कस किया था कि फास्टिंग 10 शाबान को फ़र्ज़ किया गया था 2 हिजरी को। देखिए, शाबान इज़ द नेम ऑफ मंथ, और हिजरी वहाँ पर ईयर की तरफ इशारा है। सो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हिजरी और इस्लामिक कैलेंडर इन दोनों का इफ्तिताह किसने किया था? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और हिजरी कैलेंडर फिर कब बनाया गया? सो 16 हिजरी को, ठीक है, ये आपने याद रखना। इसकी नंबर 9 इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, एक होता है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है, सपोज़ करें अब मैं कहूँ पाकिस्तान से, मैं कहूँगा पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर एक गेम हो रहा है। तो नेशनल का मतलब होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही है। और जब मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो मीन्स हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है, पूरे दुनिया के सतह पर हमने मुकाबला करना है। तो अगर हम फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो होता है लीग ऑफ नेशंस। इसका काम क्या था? हाँ, इसका काम था सिक्योरिटी बढ़ाना, हर मुल्क को सिक्योर करना। और ये बनाया कब गया था? 10 जनवरी 1920 को। और ये बनाया गया था पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर। और इसने वर्ल्ड वॉर वन को भी ख़त्म किया था, ठीक है। ये देखिए, वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म क्यों हुआ? लीग ऑफ नेशंस की वजह से। फिर आप बाद में देख लो, सो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। अगर हम आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, सब भी ऑर्गेनाइजेशन ही है। सार की बात करें तो कब बने हैं वो बाद में बस। क्यों नंबर 10 इज सुल्तान महमूद गजनवी होम टाउन वाज। सो सुल्तान महमूद गजनवी का जो होम टाउन था वो था गजनी। क्यों नंबर 11 इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। सो विटामिन्स हमारे पास एक्सेसरी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए डायरेक्टली ज़रूरी नहीं होते, लेकिन अगर इसकी कमी हमारे बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो सकती है। सपोज़ कर लें, अगर हम विटामिन ए की बात करें, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी आती है तो आप नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हो। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी आती है तो आपका खून नहीं जमता। अगर हम विटामिन डी की कमी की बात करें तो इससे आपकी बॉडी में काज होती है रैकेट्स। रैकेट्स का मतलब ये होता है कि आपके बोन टेढ़े होने लग जाते हैं। सपोज़ करें मैं कहूँ ये एक बोन था, ये ऐसे सीधा था, ठीक है, ये कैसे हो गया? टेढ़ा होगा। रैकेट्स में होता है कि आपके बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, और आपके बोन जब सॉफ्ट होते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं। स्किन बट वेज द टीथ ब्लैंक इनटू द हाउस। सो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो है ब्रोक। टीथ ब्रोक इनटू द हाउस। अब ब्रोक का मतलब इससे होता है तोड़ना, लेकिन यहाँ पर मैं टीथ ब्रोक इनटू द हाउस की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज़बरदस्ती फोर्स के थ्रू, अपने ताकत के थ्रू क्या हुए हैं, किसी घर में दाखिल हुए हैं चोरी करने के लिए। नंबर 13 इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े ओशन की बात करें तो वो है पैसिफिक ओशन। दुनिया में टोटल कितने ओशन थे? वो है 5 ओशंस, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। अगर हम पैसिफिक ओशन की टोटल लेंथ की बात करें, इसने दुनिया का 71% कवर किया है। सपोज करें मैं यहाँ पर एक इमेजनरी बना लेता हूँ, मैं कहूँ कि हमारे पास क्या है? दुनिया है, तो इसमें जो 71% है ये क्या है? ये पैसिफिक ओशन है।
अगर हम वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो इंडियन ओशन है और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है। एमसीक्यू नंबर 14 है, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड। तो शिमला एग्रीमेंट है क्या? ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था और ये साइन किया गया था 1970। एमसीक्यू नंबर 15 इज व्हिच मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एडेड टू इंडिया बाय रेड क्लिफ। सो आपको पता होगा कि 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ तो उस टाइम पर ये फैसला हुआ था, ये डिसीजन हुआ था कि जो मुस्लिम्स मेजॉरिटी कंट्रीज हो सूबे होंगे, सपोज करें कहूँ ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। अब पाकिस्तान में हम पाकिस्तान नहीं कहते, ठीक है, चले हम कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट है। अब सब कॉन्टिनेंट में एक इलाका है, एक इस्लामाबाद है, एक रावलपिंडी है और एक हम इंडिया का ले लेते हैं राजस्थान है इस टाइम पर। अब अगर इस्लामाबाद में ज़्यादा मुस्लिम है, रावलपिंडी में भी ज़्यादा मुस्लिम है और राजस्थान में ज़्यादा नॉन मुस्लिम है, तो जो ज़्यादा मुस्लिम वाले मेजॉरिटी वाले इलाके होंगे वो दिए जाएंगे पाकिस्तान को, और जो ज़्यादा हिंदुइज़्म की तरफ होंगे, जो नॉन मुस्लिम्स वाले होंगे, वो किसको दिए जाएंगे? वो इंडिया को दिए जाएंगे। अब इसमें एक इलाका ऐसा था जो था कश्मीर। कश्मीर वैसे इसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन रेड क्लिफ की वजह से इसको किसको दिया? ये दिया गया इंडिया को और आज तक इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। वैसे अगर हम फैसले को देखें, उसूल को देखें, तो उसके मुताबिक ये पाकिस्तान को यानी देना चाहिए था, लेकिन रेड क्लिफ की वजह से दिया गया इंडिया को। स्टूडेंट्स एसएफ टेस्ट प्रिपरेशन 2025 का था पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।